नमस्कार। बीकेजीएस ग्लोब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जीएस और जीके की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सीरीज के आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मध्यकाल में भारत पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया और जो पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो अरबवासी थे। मतलब भारत पर पहली बार जिन मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया वो अरब थे। अरबों ने आक्रमण पहली बार किया और जो पहला शासक था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में यानी सिंध में 712 ईस्वी में आक्रमण किया और इस समय सिंध का जो शासक था वो दाहिर था और दाहिर को मोहम्मद बिन कासिम ने पराजित किया। और इसका जो उल्लेख मिलता है प्रसिद्ध फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलता है। चचनामा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर को पराजित किया। अगला प्रश्न देखते हैं। विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर की अगर हम बात करें तो यह हम्पी कर्नाटक में स्थित है। हम्पी कर्नाटक में स्थित है और इसका निर्माण यहां से जो शिलालेख मिले हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ है और इसका जो निर्माण कराया है वो विजयनगर के शासकों ने कराया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है? विजयनगर राज्य की अगर हम बात करें विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में की थी और इसका जो पहला शासक था वो हरिहर था और इन्होंने संगम वंश की स्थापना की। संगम वंश की स्थापना की और यह विजयनगर राज्य था यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। विजयनगर साम्राज्य पर चार राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया है। 300 वर्षों तक शासन किया है। इन वंशों में संगम वंश, तुलुप वंश, सालुब वंश और अरावीडु वंश। इन चार राजवंशों ने लगभग 300 वर्षों तक विजयनगर पर शासन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। साइलेंट वैली अवस्थित है। साइलेंट वैली केरल में अवस्थित है और यह केरल के पलक्कड़ जिले में
पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर अवस्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है और ये अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है और यह बहुत पॉपुलर प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि साइलेंट वैली कहां अवस्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में किस कार्य से पारिस्थितिक, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट है, देख लीजिएगा। निम्न में किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो पारिस्थितिक संतुलन की अगर हम बात करें, यानी पर्यावरण का अवनयन या पर्यावरण का ह्रास किस कार्य से ज्यादा होता है? तो यहां पर हम देखें, सामाजिक वानिकी से पर्यावरण का ह्रास नहीं होता है, वन महोत्सव से नहीं होता है, वन रोपण से नहीं होता है, लेकिन वनों को काटने या लकड़ी के काटने से पारिस्थितिक संतुलन या पर्यावरण में ह्रास होता है, अवनयन होता है या गिरावट आती है या उसका संतुलन बिगड़ता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए, लकड़ी काटना। अगला प्रश्न, कैलाशनाथ मंदिर अवस्थित है? कैलाशनाथ मंदिर अवस्थित है। कैलाशनाथ मंदिर की अगर हम बात करें तो यह महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाओं में अवस्थित है। एलोरा की गुफाओं में अवस्थित है और यह विश्व का सबसे बड़ा एकाश्म एकाश्म मंदिर है। और एकाश्म मंदिर से तात्पर्य है ये एक ही चट्टान से बना हुआ है, एक ही शिला से या चट्टान से बना हुआ है और यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। शिव को समर्पित मंदिर है जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न, लोकसभा में मत बराबर होने पर मत देने का अधिकार किसके पास होता है? मत बराबर यानी टाई होने की स्थिति में जब लोकसभा में पक्ष और विपक्ष के मध्य किसी विषय को लेकर जब मत देने की स्थिति होती है और जब मत दोनों तरफ से बराबर हो जाते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो जो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। अगर पक्ष और विपक्ष को अगर पक्ष और विपक्ष में किसी विषय को लेकर मतदान की स्थिति है और टाई की स्थिति बन गई है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है या संख्या है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं, जो खेल, संगीत, लोक सेवा, पर्यावरण आदि क्षेत्रों के जो विशेष व्यक्तित्व होते हैं, उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अगला प्रश्न, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? पंचायत राज दिवस की अगर हम बात करें तो पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था और इस संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 से लागू है और इसी उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायत राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि ये पंचायत राज की जो व्यवस्था थी ये 24 अप्रैल 1993 से लागू है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी। और प्रथम पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। यानी पंचायत राज दिवस मनाने की जो परंपरा है वो 2010 से प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न, किस तिथि को पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? पृथ्वी के सूर्य के सापेक्ष दो स्थितियां बनती हैं। एक स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है और एक स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर होती है। और जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है यह स्थिति बनती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को बनती है और इस स्थिति को बोलते हैं उपसौर। क्या बोलते हैं? उपसौर। और दूसरी स्थिति वो होती है जब पृथ्वी सबसे दूर होती है और वो स्थिति बनती है 4 जुलाई को और इस स्थिति को बोलते हैं अपसौर। याद करने का तरीका, जब दूर यानी अधिक होती है तो आ से, ये अप है ना, आ से आप याद रखिए, आ मीन्स अधिक। जब पृथ्वी सूर्य से दूर होगी वो स्थिति होती है 4 जुलाई को और जब नजदीक होती है तो वो होती है 3 जनवरी को। तो आपसे नजदीक की स्थिति पूछी गई है तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम से भारत का समय कितना आगे है? ग्रीनविच मीन टाइम की अगर हम बात करें, लंदन के रॉयल वेधशाला रॉयल वेधशाला के औसत टाइम को
मानक समय माना गया है और इसी के आधार पर विश्व के अलग अलग देशों के समय का निर्धारण किया जाता है। यहां से एक काल्पनिक रेखा 0 डिग्री देशांतर गुजरी है, जिसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है और इसके पूर्व और पश्चिम में समय में परिवर्तन होता है। तो जो भारत का जो समय में स्थिति में जो परिवर्तन है वो 5 घंटा 30 मिनट होता है। यानी प्राइम मेरिडियन या 0 डिग्री देशांतर या लंदन के रॉयल वेधशाला में जितना टाइम होगा, भारत का टाइम उससे 5.5 घंटा आगे होगा। अगर वहां पर 12 बजे होंगे, दोपहर के 12, तो भारत में जो समय होगा वो शाम को 5:30 बजे होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना या जलप्रपात स्थित है। झरना या जलप्रपात की बात करें तो विश्व का जो सबसे ऊंचा झरना है या जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात या एंजिल झरना, जिसकी ऊंचाई है 979 मीटर, 979 मीटर, और ये अवस्थित है वेनेजुएला में। और जिस नदी पर यह स्थित है उस नदी का नाम है कैरोनी। कैरोनी नदी पर स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है। विश्व के दूसरे सबसे ऊंचे झरने की अगर हम बात करें तो वो टुगेला जलप्रपात है। टुगेला, जो टुगेला नदी पर है। टुगेला जलप्रपात, टुगेला नदी, और ये नदी दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका में है और इसकी जो ऊंचाई है वो 948 मीटर है। 948 मीटर है। एक प्रश्न यहां पे और क्लियर कर लेते हैं। अगर भारत के सबसे ऊंचे झरने की बात करें तो जो भारत का सबसे ऊंचा झरना है या जलप्रपात है वो कुंची कल है। कुंची कल झरना ये कर्नाटक में वाराही नदी पर अवस्थित है। कर्नाटक में वाराही नदी पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर। इसकी ऊंचाई 455 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? राष्ट्रीयकरण की अगर हम बात करें तो प्रथम जो राष्ट्रीयकरण था बैंकों का वो 19 जुलाई 1969 में हुआ था। 19 जुलाई 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और जिन बैंकों की जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और ऐसी बैंकों की संख्या 14 थी। यानी पहली बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 19 जुलाई 1969 को, तो बैंकों की जो संख्या थी वो 14 थी।
दूसरी बार जो राष्ट्रीयकरण किया गया वो 15 अप्रैल 1980 को किया गया और इस समय उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिन बैंकों की जमा पूंजी 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। 200 करोड़ रुपए से अधिक थी जमा पूंजी। उन और ऐसी बैंकों की संख्या 6 थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प ए सही हो जाएगा। दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है और इसके जो जनक थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन। बलवंत राय मेहता की अगर हम बात करें, यहां से और प्रश्न बन सकते हैं। बलवंत राय मेहता ये त्रिस्तरीय जो पंचायत की व्यवस्था है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का मॉडल बलवंत राय मेहता ने ही दिया था। एम एस स्वामीनाथन की अगर हम बात करें, ये भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं और हरित क्रांति का संबंध अन्न उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध अन्न उत्पादन से है, जिसके भारत में जनक एम एस स्वामीनाथन थे। नॉर्मन ई बोरलॉग की अगर हम बात करें तो बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। अगर विश्व में हरित क्रांति के जनक से प्रश्न बनेगा तो उसका उत्तर हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में अगर हरित क्रांति के जनक से प्रश्न बनेगा तो उसका उत्तर हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन। और बलवंत राय मेहता भारत में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के जनक या पंचायत व्यवस्था का जो मॉडल दिया था 3 स्तर का, वो बलवंत राय मेहता ने ही दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो सबसे पहले इस प्रश्न से ही एक प्रश्न बनता है। आपसे प्रश्न पूछता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, चयन होता है, निर्वाचन होता है, क्या होता है? तो प्रधानमंत्री की सबसे पहले तो नियुक्ति होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, वो लोकसभा सदस्य का होता है। लोकसभा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव होता है और उन लोकसभा सदस्यों में से जो पार्टी बड़ी पार्टी होती है वो अपने बहुमत दल का एक नेता चुनती है, उसी को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी
यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और जो अन्य मंत्री होते हैं, जो इनकी मंत्री परिषद के जो मंत्री होते हैं, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की चर्चा अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।